नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्यभूषण दुबे आईटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पावर फैक्टर और उसका करेक्शन पढ़ चुके थे। हम लोग 3 फेज स्टार्ट किए थे, तो थोड़ा बहुत हम लोग 3 फेज पढ़े थे। तो हम जैसे बता चुके थे कि आपका क्या है, ये बाइंडिंग होती है, इसमें क्या होती है, एक सप्लाई जनरेट होती है, अलग अलग फेज होती है। हमने मान लिया ये फेज 1 है, ये फेज 2 है और ये फेज 3 है। तो ये हमने लिखा फेज 1, या इसको V1 बोला, V2 बोला और ये V3 बोला। तो V1 हमने मान लिया कि ये 0 डिग्री पर है, V1 जो आपका क्या है 0 डिग्री पर है। तो V2 क्या है आपका 120 डिग्री पीछे है, ठीक है। तो आपका V1 हो गया 120 डिग्री पीछे, तो नहीं है ये, तो आगे, हाँ पीछे इसमें दिख रहा है। तो थोड़ा सा इससे अलग होना होगा। ये आपका फिर से बना देते हैं हम, ये V1 मान लिए, ये V2 मान लिए और ये V3। ये फिगर इससे मैच नहीं कर रहा है। तो V1 हमने माना 0 डिग्री पर है, तो V2 क्या है आपका 120 डिग्री आगे है और V3 क्या है 240 डिग्री आगे है या 120 माइनस 120 डिग्री पीछे है, ठीक है। तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, तीनों अलग अलग फेज में होते हैं और आपस में जो डिग्री होती है वो कितनी होती है 180 डिग्री होती है। तो इसके लिए अगर हम पूछें 3 फेज में कितनी डिग्री का मतलब डिफरेंस होता है, तो इसका फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू मैकेनिक इलेक्ट्रिकल डिग्री 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री ED डिवाइड बाई नंबर ऑफ फेज। तो यहाँ पर आपका 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री, 360 को आप क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री क्या होता है, आपस में फेज डिफरेंस होता है। वो भी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली होते हैं। तो एक इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है, एक मैकेनिकल डिग्री होता है, हम जिसको हम आगे पढ़ेंगे मशीन में। ऐसे आपको बता दे रहे हैं थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू होता है P/2 थीटा मैकेनिकल डिग्री। मतलब P क्या है, नंबर ऑफ पोल है जो मशीन के अंदर होती है, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो 360 होता है वो इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है और नंबर ऑफ फेज होता है। अगर 2 फेज का होगा तो 2 फेज का अगर होगा, सपोज आपको जो सिस्टम है, जैसे हमने यहाँ 3 फेज लिया है, अगर 2 फेज लेंगे तो आप कहेंगे 360 डिवाइड बाई 2 होगा, तो ऐसा नहीं करेगा। तो इसका आंसर आया 180 डिग्री। तो ये गलत है, ये 2 फेज के लिए अप्लीकेबल फार्मूला नहीं होता है, केवल 3 या 3 से ऊपर के लिए होता है। 2 फेज में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, जबकि यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 180 डिग्री, जो कि सत्य नहीं है। आप तो ये समझ में आया। अब बात करते हैं कि 3 फेज और सिंगल फेज में क्या मतलब डिफरेंस है, कंपेयर करना चाहते हैं। अब देखिए क्या है, अगर आप क्या करते हैं, 2 मशीन लेते हैं, 2 मोटर लेते हैं, एक सिंगल फेज का लेते हैं और एक 3 फेज का लेते हैं, तो आप ये पाएंगे रेटिंग अगर क्या होगी 3 फेज अगर सेम साइज की है, सेम साइज की 2 मोटर लीजिए, एक सिंगल फेज लीजिए और एक 3 फेज लीजिए, तो 3 फेज की जो रेटिंग होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, जबकि दोनों की साइज़ क्या है, सेम है। दोनों मोटर की साइज़ क्या है, सेम है, फिर भी आपकी 3 फेज की रेटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। वही लिखे हैं द रेटिंग ऑफ मशीन इंक्रीज विद द इंक्रीज द नंबर ऑफ फेज। मतलब नंबर ऑफ फेज जब बढ़ेंगे तो मशीन की रेटिंग भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब 3 फेज की मोटर अगर आपका क्या है, ये आपका सिंगल फेज का मोटर है और ये आपका 2 फेज का है और ये 3 फेज का, तीनों की साइज़ सेम है। ये क्या सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज, सबकी साइज़ सेम है। अगर ये 10 वाट की होगी मान लेते हैं, तो ये 20 वाट की होगी और ये 30 वाट की, मतलब रेटिंग इस तरह से बढ़ेगी। ये जरूरी नहीं कि इसी रेशियो में बढ़े, ठीक, हम ये बोलना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं पावर फैक्टर की बात करते हैं। तो क्या है, जैसे से फेज बढ़ते जाएंगे पावर फैक्टर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब सिंगल फेज का मोटर होगा तो उसका पावर फैक्टर ख़राब होगा, 2 फेज का होगा तो और अच्छा होगा, 3 फेज का होगा तो पावर फैक्टर और अच्छा होगा, और ज़्यादा फेज के होंगे तो और अच्छे पावर फैक्टर होंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कि
हमेशा हम लोग 3 फेज सिस्टम यूज करते हैं। इसके अलावा जो होता है, जो 3 फेज के जो आउटपुट आएंगे, जो कोई मोटर आपने ले रखा है, तो 3 फेज का जो आउटपुट होगा वो सिंगल फेज का क्या होगा, 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगा, मतलब 3/2 टाइम्स ज़्यादा होगा। मतलब सिंगल फेज का जो मोटर का आउटपुट होगा, जैसे मान लेते हैं एक मोटर है जो सिंगल फेज का है, मान लेते हैं सिंगल, वो क्या है 20 वाट का है। अब वो अगर उसी मोटर को हम 3 फेज दे दें तो क्या हो जाएगा, 20 वाट का था, अब वो क्या होगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 ये 30 वाट मान लेते, सॉरी नहीं 3 सही बोले, 3/2 बोलते हैं, 3/2। तो ये 20 वाट का था, हटाओ यार, ये 20 वाट का था और 2/3 कर देंगे, 3/2 बोलना चाहिए, क्यों रिपीट। तो ये क्या हो जाएगा 10, मतलब 30 वाट का हो जाएगा। वही मोटर की रेटिंग क्या हो जाएगा, सिंगल फेज में अगर 20 वाट का है तो 3 फेज में क्या होगा 30 वाट का हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है 1.5 टाइम्स क्या हो जाएगी, मोटर की रेटिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिलायबिलिटी। थ्री फेज की रिलायबिलिटी क्या होती है, अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है, क्योंकि अभी हम खुद बताए थे 3 फेज में क्या होती है, 3 वाइंडिंग होती है। अगर एक फेज टूट भी गया तो इन 2 फेज से क्या करेंगे, आप सप्लाई कंटिन्यू रख सकते हैं, अर्थात उसकी रिलायबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी। अब बात करते हैं इफ़िशियंसी की, बात करते हैं इफ़िशियंसी क्या होगी, वो भी अच्छी होगी, क्योंकि सिंगल फेज में लॉसेज क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और जब ज़्यादा होंगे तो उसकी रेटिंग इफ़िशियंसी कम होगी और 3 फेज की इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कनेक्शन की, बात करते हैं। तो कनेक्शन क्या होते हैं, 3 फेज में 2 प्रकार के कनेक्शन होते हैं, एक स्टार कनेक्शन होता है और एक डेल्टा कनेक्शन होता है। अब बात करते हैं कनेक्शन क्यों आवश्यकता है, पहले बात। अब देखो क्या है, जैसे हम बताए थे 3 फेज में क्या है, आपका 2 तरह के, आपका ये 3 फेज की ये है, ये 3 फेज की वाइंडिंग है, ये मतलब आपके 3 फेज है। अब आप क्या करेंगे, एक सप्लाई इससे देंगे, एक सप्लाई इससे देंगे, एक सप्लाई इससे देंगे। तो आप देखेंगे इस 3 फेज सप्लाई को पावर ले जाने के लिए आप कितने वायर का यूज किए हैं, 6 वायर का यूज किए हैं। लेकिन यदि यही हम इतनी 6 वायर को यूज करना नहीं चाहेंगे, हम इसका कुछ ऐसा ट्रिक मतलब या ऐसा कुछ कनेक्शन बनाना चाहेंगे जिससे नंबर ऑफ कंडक्टर की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए। तो नंबर ऑफ कंडक्टर की संख्या कैसे कम करेंगे, उसका कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन क्या हो सकता है, एक स्टार हो सकता है, दूसरा डेल्टा हो सकता है। स्टार में क्या होते हैं, उसमें जो कंडक्टर की जो नंबर ऑफ कंडक्टर होंगे या तो वो 3 हो जाएंगे या तो 4 हो जाएंगे। अब बात करते हैं डेल्टा की, बात करते हैं डेल्टा में नंबर ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। जबकि आप अगर कनेक्शन स्टार या डेल्टा नहीं यूज करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ कनेक्शन कितने हो जाते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। इसी को कम करने के लिए मेरे पास 2 प्रकार के क्या हुए, 2 प्रकार के कनेक्शन यूज करते हैं, एक स्टार कनेक्शन यूज करते हैं और दूसरा डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार कनेक्शन की, बात करते हैं। तो देखिए क्या है, ये आपका क्या है, स्टार कनेक्शन में क्या करते हैं, 3 फेज लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लगा रखा है, यहाँ बनाते हैं, एक आर हुआ, एक वाई हुआ और एक बी हुआ। ये आर हुआ, ये वाई हुआ, इसको वी आर बोलते थे। इसके क्रॉस जो वोल्टेज पैदा हुआ वी आर हुआ, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वी वाई हुआ और इसके क्रॉस वी बी हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका हम स्टार में पहले ये समझते हैं कि एक फेज वोल्टेज होता है और दूसरा होता है लाइन वोल्टेज हो गया। तो इन दोनों को पहले समझ लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस बाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज पैदा होता है उसको बोलते हैं फेज वोल्टेज बोलते हैं। इस बाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज। मतलब इस बाइंडिंग, यही तो फेज है। अब इसके अंदर जो वोल्टेज पैदा होगा वो कहाँ से कहाँ नापेंगे, ये पॉइंट क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। तो इसके बीच जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा, आपका फेज वोल्टेज होगा। और इन दोनों के बीच इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा उसी को क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज बोलेंगे। ये क्या होगा, इसके क्रॉस अगर बात करें,
इस न्यूट्रल, यहाँ न्यूट्रल यहाँ पर है, इस न्यूट्रल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही आपका क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा। अब बात करते हैं लाइन वोल्टेज क्या होता है। जो एक लाइन आप यहाँ ले गए हैं और दूसरी लाइन यहाँ पर ले आए और तीसरी लाइन यहाँ, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होंगे ये क्या है, ये आर था और ये क्या था, वाई था। तो ये क्या होगा, बी आर वाई, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, लाइन वोल्टेज होगा। ठीक है, तो क्या होता है, इसी तरह आप थोड़ा समझ में आ गया होगा कि लाइन वोल्टेज क्या होता है। मतलब एक फेज के क्रॉस, जो एक फेज के अंदर जो वोल्टेज पैदा होता है उसको फेज वोल्टेज बोलते हैं, और दो लाइनों के बीच में जो वोल्टेज पैदा मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज समझ में आ गया होगा। इसी तरह क्या होता है, आप करंट की बात करें तो करंट में क्या होगा, जो इसके अंदर करंट पैदा फ्लो होगी उसको लाइन फेज करंट बोलेंगे, और जो करंट इस तार में बहेगी उसको लाइन करंट बोलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके अंदर जो करंट बहेगी वही तो इस तार के अंदर भी बाहर भी बहेगी। तो ये क्या है, आपका लाइन करंट क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। लेकिन फेज वोल्टेज की बात करें तो ये आपका फेज वोल्टेज ये है और ये क्या, लाइन वोल्टेज ये है। तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होते हैं, सेम तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन लाइन करंट और फेज करंट क्या होंगे, सेम होंगे। समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ आपको और समझ आ रहा है, ये वोल्टेज तो इन दोनों न्यूट्रल के बीच में है इसलिए इसको फेज वोल्टेज बोल रहे हैं, और लाइन वोल्टेज क्या है, एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच का वोल्टेज है, इसको फेज वोल्टेज। तो आप बताइए ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, ये तो समझ में आ रहा कि ये बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा होगा। तो जो स्टार कनेक्शन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे या डिराइव करेंगे। अब देखो भाई, थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा पीछे से इसको, इस फिगर को पीछे समझ लेते हैं, तब यहाँ आप समझते, नहीं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आपके क्या थे, इसको इरेज आल कर लेते हैं। 3 फेज थे, आर, ये बी आर, बी वाई एंड भी बी। तो ये क्या है आपका, अगर ड्रा करेंगे तो ये क्या होगा आपका, भी आर मान लेते हैं, और ये क्या है, भी वाई मान लेते हैं, आर, ये भी वाई एंड भी बी। क्या है, अब दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में सब में क्या होगा, कितने डिग्री का एंगल होगा, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का, 120 डिग्री। अब इसको क्या है, हम इन दो के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में क्या चाहते हैं, वोल्टेज चाहते हैं, इन दोनों के बीच में वोल्टेज चाहते हैं, आर और वाई के बीच में। तो ये आर है और वाई कहाँ है, ये है। तो क्या है, अगर हम इसको क्या करें, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच जो वोल्टेज चाहिए हम क्या करें, इसको बैक ट्रेस करें, और ये क्या हो जाएगा, माइनस भी वाई, और इसका जो रिजल्टेंट निकालें तो जब आप ये बैक ट्रेस करेंगे तो कितना डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो ये क्या आएगा, ये आपका भी आर वाई होगा, और इसके बीच में एंगल कितनी होगी, ये तो पूरी 60 डिग्री थी और ये एंगल कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। थोड़ा सा इधर समझते हैं, इसको और अच्छा समझ में आएगा। ध्यान देखिए, ये हमने क्या लिखा, भी आर एन, भी आर, देखिए यहाँ थोड़ा सा हमने एक चीज़ है, कुल वहाँ पर भी आर लिख रहे थे, ये न्यूट्रल यहाँ से इसको न्यूट्रल बोलते हैं, इनके बीच का वोल्टेज भी आर एन है, इसके वोल्टेज का वाई एन है, और इसके क्या है, बी एन है। ठीक है, इसका जब आप फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे तो फेजर डायग्राम आप देखिए, ये क्या हमने के सबसे हमने रेफरेंस लिया भी आर एन, भी आर एन क्या है आपका, ये है, इस वोल्टेज को हमने ये लिखा। वाई कहाँ गई, वाई क्या है, ये 120 डिग्री पीछे रहेगी, तो यहाँ से लेकर के ये क्या हो, ये 120 डिग्री पीछे हो गई, और ये क्या है, इसके बाद ये इससे 120 डिग्री पीछे रहेगी, तो आर वाई एंड बी कहाँ गई, तो ये आपका बी हो गया। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आ गया। अब देखिए क्या है, अब क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम वोल्टेज आर वाई की बात करते हैं, तो भी आर वाई क्या होगा, तो आर एंड वाई, तो वाई क्या है, तो भी आर वाई जो वोल्टेज होंगे वो क्या, भी आर माइनस भी वाई होगा। तो भी आर तो ये है, वाई क्या होगा, वाई को हम क्या करें, बैक ट्रेस करें, तो बैक ट्रेस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो क्या हो जाएगा,
ये आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वी आर वाई हो गया। इन दोनों के बीच में अगर देखें, इन दोनों के बीच में तो 120 डिग्री था, और जब इसको बैक ट्रेस करेंगे तो 60 डिग्री होगा, और जब 60 डिग्री होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट, चूँकि इसकी वैल्यू क्या है, बराबर है, तो ये क्या होगा, बीच में मिड पॉइंट पर जाएगा। तो ये एंगल क्या होगी आपकी, 30 डिग्री होगी। ये तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक चीज़ और, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, आई एल इक्वल टू, यहाँ पर जो क्या होगा, यही जो करंट होगा, इसके अंदर जो करंट होगी, मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, आई पी है, और यही करंट क्या होगी, आई एल के बराबर। वही हमने लिखा, लाइन करंट और फेज करंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो हम पहले बता चुके हैं, जबकि वोल्टेज क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। वही वोल्टेज हमें निकालना है। अब हम बात करते हैं वी आर वाई की बात करते हैं। पहले हम बात करें, ये क्या है आपका ए है, और ये क्या है, मान लेते बी है, इसको कैपिटल ए लिख दो, इसको कैपिटल बी लिख दो, इसके अंदर थीटा है, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का, तो वी आर जो इनका रिजल्टेंट आएगा, मतलब इसकी बात करें, ए बी की बात करें, तो उसका फार्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, वी आर और वी वाई के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब वी आर का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कास थीटा, वही हमने लिखा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस 2 वी आर वाई, और ये एंगल क्या आपका 60 डिग्री। तो समझ में आ रहा होगा। चूँकि ये सब क्या है, फेज वोल्टेज है, और सबकी वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो वी फेज स्क्वायर और 2 फेज हो जाएगा, ये भी है वी फेज हो गया, तो स्क्वायर हो जाएगा, और कास 60 डिग्री हो जाएगा। और कास 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोई बताए, 1/2 होती है, ठीक है। तो 1/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 2 क्या होगा, कट मरेगा। तो ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर फेज स्क्वायर, मतलब, और यहाँ से बी एल इक्वल टू जब क्या करेंगे, ये क्या आपका, यही तो लाइन वोल्टेज है, तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, ये 3 तो इसके अंदर रह जाएगा √3, और ये फेज बाहर निकल जाएगा। तो क्या आया, भी लाइन वोल्टेज इक्वल टू आया √3 टाइम्स इंटू फेज वोल्टेज। तो वही हमने लिखा, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। तो हमने क्या पाया, हम ये पाए कि जो स्टार कनेक्शन में जो करंट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होते हैं, जबकि फेज लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स ज़्यादा होता है। जैसा कि हम लोग फिगर में देख चुके थे कि लाइन वोल्टेज क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पावर की, बात करते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू एक फेज का वोल्टेज इंटू दूसरे फेज का करंट इंटू कास थीटा, मतलब 3 इंटू एक का आप निकालेंगे, वी आई कास थीटा बोलते हैं, वी आई कास थीटा, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों का हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये तो पाया, आपको पता है फेज वोल्टेज इक्वल टू क्या आपने लिखा, चूंकि हम दोनों को लाइन वोल्टेज लिखना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे √3 वी एल, यहाँ लिखेंगे वी एल इक्वल टू √3, मतलब फेज वोल्टेज इक्वल टू वी एल अपॉन √3, और ये तो 3 पहले से था, और ये फेज क्या हो जाएगा आपका वी एल तो लिखे हैं, और ये आई पी इक्वल टू क्या होता है, आई एल होता है, और ये क्या होता है, कास थीटा होता है। तो ये √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, मतलब √3 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा √3 वी एल आई एल कास थीटा। समझ में आ रहा है। तो ये जो थीटा है, या फाई, हमने यहाँ थीटा फाई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो फाई है क्या है, उसका पावर, टोटल पावर क्या हो गया, रिएक्टिव पावर √3 टाइम्स वी एल आई एल कास फाई या कास थीटा। तो ये जो थीटा या फाई जो हम लिखे हैं वो किसके बीच का एंगल है, वी एल आई एल के बीच का नहीं है, वीपी और आईपी के बीच का है, क्योंकि ये इस फार्मूले से आया है। और इस फार्मूले में याद होगा वी आई कास थीटा, वो वी आई कास थीटा किसके बीच में था, उस वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल था। ये वोल्टेज और करंट क्या है, मतलब फेज वोल्टेज और फेज करंट है, ना कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो √3 टाइम्स वी एल आई एल कास थीटा, ये जो थीटा होता है ये लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच का एंगल है, नहीं, ये
फेज करंट और फेज वोल्टेज के बीच का एंगल होता है। और आप जब रिएक्टिव पावर निकालेंगे तो साइन थीटा की जगह या साइन फाई की जगह कास फाई लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन के एग्जाम में आता है, एमसीक्यू में आता है। ठीक है, पहला क्या पॉइंट है कि लाइन वोल्टेज एक दूसरे से क्या होते हैं 120 डिग्री अपार्ट होते हैं। ये तो कोई बात नहीं है, जैसे हमने बताया था 360 थीटा इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेज, और ये क्या होता है हमेशा 3 या 3 से ऊपर के फेज के लिए अप्लाई होता है, 2 फेज के लिए अप्लाई नहीं होता। ओके, दूसरा हमने लिखा है लाइन वोल्टेज क्या होता है 30 डिग्री आगे होता है, किससे, फेज वोल्टेज से। मतलब जो लाइन वोल्टेज होते हैं, ध्यान देखिए, जो आपका लाइन वोल्टेज ये निकला, ये लाइन वोल्टेज है, ये लाइन वोल्टेज क्या है इस फेज वोल्टेज से कितने डिग्री है 30 डिग्री आगे होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन के एग्जाम में, कि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से क्या होता है कितने डिग्री आगे होता है, तो इसका आंसर होता है 30 डिग्री आगे होता है। ठीक है, कभी कभी कंपटीशन में ये भी पूछता है, करंट के बारे में भी पूछ लेता है, अभी आगे वो दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या दिया है लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। जो लाइन वोल्टेज है तो अभी हम डिराइव किए हैं कि लाइन वोल्टेज क्या है फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है। ठीक है, फिर लाइन करंट क्या होता है फेज करंट के बराबर होता है, ये भी हम लोग भी समझ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, द एंगल बिटवीन द लाइन करंट एंड करस्पॉन्डिंग द लाइन वोल्टेज। यहाँ क्या था, यहाँ लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज था, और यहाँ पर क्या है लाइन करंट और लाइन वोल्टेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा ध्यान रखिए, यहाँ खुद देखिए लाइन वोल्टेज और लाइन करंट है, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट है। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किए हैं, दिखाए हैं। ये अभी आपने फिगर पाए थे, यही तो फिगर पाए थे, ये वाला ये आपने पाया था, ये 3 डिग्री आगे होता है। अब क्या करें, अगर आप क्या करेंगे इसमें, अगर इस फिगर में करंट की बात करें तो करंट क्या होगा, या तो ये इसके साथ होगा या तो आगे होगा। ये तो फेज करंट की बात कर रहे हैं, करंट तो क्या होता है फेज करंट हो या लाइन करंट तो सेम ही आएगा। अगर वो इंडक्टिव लोड होगा तो ये क्या करेगा पीछे चला जाएगा, ये वी आर से क्या हो जाएगा पीछे हो जाएगा। तो जो एंगल हो जाएगा इसके बीच और इसके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा 30 एल के लिए 30 डिग्री +5 हो जाएगा। अगर कैपेसिटर होगा तो ये क्या करेगा इस फेज से इस वोल्टेज से, मतलब इस वोल्टेज से करंट क्या करेगा लीड करेगा। तो सी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री -5 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर हम बात करें लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के बीच की बात करें, लाइन करंट और लाइन वोल्टेज की बात करें, अगर इंडक्टिव लोड होगा तो 30 डिग्री +5 होगा, कैपेसिटिव की बात करें तो 30 डिग्री -5 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हमने क्या लिखा है, द एंगल बिटवीन द लाइन करंट एंड करस्पॉन्डिंग द लाइन वोल्टेज 30 डिग्री +-5। प्लस क्या होगा लैगिंग के लिए, अभी हम बता चुके थे, और निगेटिव क्या होगा लीडिंग के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमने बताया, टू पावर क्या होगा, ये तो अभी हम निकाले थे √3 VI cos φ। ठीक है, अपरेंट का पावर क्या होता है √3 VI हो जाएगा। एक चीज़ और हम बात करते हैं, यहाँ का जो वोल्टेज, अगर इन तीनों वोल्टेज को क्या कर दे, इस वोल्टेज को इस वोल्टेज को इस तीनों वोल्टेज को क्या कर दें सम कर दें, तो सम कर देंगे तो इसका जो वोल्टेज मिलेगा रिजल्टेंट क्या आएगा 0 आएगा। मतलब क्या है, अगर इन तीनों का वोल्टेज क्या हो बराबर हो, इन तीनों का वोल्टेज क्या हो बराबर हो, मतलब बैलेंस सिस्टम है, तो तीनों का जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा, मतलब तो वो आपका 0 मिलेगा। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम की बात करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, एक 3 फेज वोल्टेज सोर्स है, वो 120 वोल्ट का सप्लाई दिया है, वो किस में कनेक्ट है आपका स्टार में कनेक्ट है। ठीक है, अब ये क्या कनेक्ट है 120 वोल्ट, यहाँ से 120 वोल्ट कनेक्ट है। तो 120 वोल्ट दिया है, वो भी फेज दिया है, तो यहाँ के सॉरी ये आपका ये इसके बीच का है 120 वोल्ट हो गया, तो फेज वोल्टेज दिया है। अब क्या पूछ रहा है, इसका जो इम्पीडेंस दिया है, मतलब इसका इम्पीडेंस मतलब R और L है इसके अंदर क्या है, सॉरी इसके अंदर R और L है। R L की वैल्यू क्या दे रखा है 36 + j 4
48 ओमेगा दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है, लाइन वोल्टेज पूछ रहा है। लाइन वोल्टेज क्या करेंगे, √3 से हम क्या करेंगे 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, लाइन वोल्टेज निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, लाइन करंट पूछा है। तो लाइन करंट क्या करेंगे, तो जो आपने √3 से मल्टीप्लाई किए थे वो पाए थे और इसके क्या करें, जेड से डिवाइड करेंगे। जेड क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा √36 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा, ये 60 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो जो आपका निकला था तो ये क्या 120 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकला, आपका लाइन करंट निकल गया। ठीक है, लाइन करंट बोलिए या फेज करंट दोनों तो सेम ही आएगा, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। अब बात कर रहे हैं पावर फैक्टर की बात कर रहा है। तो पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू R/Z होता है। तो यहाँ पर R की वैल्यू जो दे रखा है, R की वैल्यू क्या दे रखा है 36 दे रखा है और ये क्या है X की वैल्यू दे रखा है या एक्सल बोलेंगे क्योंकि ये प्लस दिया है। तो R/Z, तो R की वैल्यू 36 है और Z की वैल्यू क्या है 60 दिया है, तो इससे निकाल लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है, 3 फेज पावर पूछा है। तो 3 फेज पावर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P = √3 जो लिखा है VL/IL cos 30। cos 30, ये cos 30 यहाँ से कैसे आया, थीटा की वैल्यू थीटा इनवर्स cos 0.6 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू या फाई की वैल्यू 30 डिग्री निकल जाएगा। तो ये VL की वैल्यू आपको पता है, VL की वैल्यू आपने निकाल रखा है 207 और IL की वैल्यू आपने निकाल रखा 2 एम्पियर और कास थीटा जो थीटा की वैल्यू आपने या पूरे की बात करें इसकी वैल्यू क्या आपको पता है 0.6 दे रखे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक और यूज़ कर सकते हैं, P = क्या होता है I² R होता है। तो I² क्या होगा, R से अगर हम बात करें तो I की वैल्यू क्या दे रखे हैं 2 एम्पियर, 2 एम्पियर मतलब क्या है 4 एम्पियर। R की वैल्यू क्या दे रखा है 36 था ना, तो 36 ये कितना आ गया, अगर आप करेंगे 4 6 जा 24 कैरी 2 4 और 4 3 12 13 14 144 और 144 ये क्या है एक फेज का है, तो 3 फेज का निकालेंगे तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12 1 13 और 3 1 3 1 4, तो ये कितना आ गया 432। तो आप चाहिए तो इससे भी निकालिए, I² R से निकालें तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 फेज पावर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 432 आ जाएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।